हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे डेटॉन्ट। जो डेटॉन्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस में 1970s में अमर्ज होता है। लास्ट सेशन में हमने इसका मीनिंग किया, इसकी फीचर्स एंड कॉजेस ऑफ अमर्जेंस के। एंड आज जो डेटॉन्ट है 1970 से लेकर 79 तक के टाइम पीरियड को कहते हैं, जिसको कोल्ड वॉर की सेकेंड स्टेज भी कहते हैं। एंड आज हम इस सेशन में जो मेन इवेंट्स हुए थे और प्रोग्रेस हुई थी, प्रोग्रेस ऑफ डेटॉन्ट ऑफ 1970s, हम ये करेंगे कि डेटॉन्ट में जो प्रोग्रेस होती है, कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो रिलैक्सेशन में आते हैं, जो स्ट्रेन्ड इन्वायरमेंट था वो पीसफुल कोऑपरेशन में एग्जिस्ट करना स्टार्ट करता है। जब डेटॉन्ट का मीनिंग करते हैं, डेटॉन्ट का मीनिंग यही था कि इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारे जो हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है इसमें रिलीफ मिलना। तो जो सुपर पावर्स थी यूएसए एंड यूएसएसआर, इनके रिलेशन जब स्मूथ बनते हैं तभी क्या होता है, डेटॉन्ट अमर्ज होता है। तो इसमें प्रोग्रेस कैसे होती है? जो 1970s का पीरियड है, इस डिकेड में बहुत चेंजेस हुई थी जिसको डेटॉन्ट ही कहा जाता है। तो इसमें जो इवेंट्स हुए थे वो इवेंट्स हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज मॉस्को बोन एग्रीमेंट 1970। जब हम कोल्ड वॉर देखते हैं, कोल्ड वॉर में क्या था, बहुत ज़्यादा एक तरह से जर्मनी बैटल ग्राउंड बना हुआ था। ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी जी डिवीज़न हो जाती है। तो इसके बाद जो ईस्ट पार्ट ऑफ जर्मनी है वो सोवियत यूनियन के अंडर आ जाता है, वेस्ट जर्मनी है वो यूएसए के अंडर आ जाता है। इससे जर्मनी डिवाइड हो जाता है। अब जर्मनी में प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो जाती हैं, कन्फ्लिक्ट कोऑपरेशन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें एग्रीमेंट होते हैं बिटवीन सोवियत यूनियन एंड वेस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी किसके अंडर था? वेस्टर्न कंट्रीज के अंडर, यूएसए ब्लॉक का मेंबर था। अब सोवियत यूनियन और वेस्ट जर्मनी जो आपस में ऑपोजिट थे, एक दूसरे के ओपोनेंट थे, राइवल थे, ये क्या होते हैं, इनमें एक एग्रीमेंट हो जाता है, पीस को कंक्लूड करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी एडवांटेज, बहुत ही बड़ा स्टेप था कोल्ड वॉर को खत्म करने का। तो इसमें सोवियत यूनियन वेस्ट जर्मनी के बिटवीन इनके जो प्रेसिडेंट हैं इनके बिटवीन एग्रीमेंट होता है। एंड इसमें बोथ साइड्स मीनिंग सोवियत यूनियन एंड वेस्ट जर्मनी एक्सेप्टेड स्टेटस क्यू अबाउट द पोजीशन ऑफ जर्मनी। मीनिंग स्टेटस क्यू का मीनिंग क्या है कि हम कह रहे हैं जो आपकी स्टेट है वो भी प्रिवेल करती है, हमारी स्टेट है वो भी प्रिवेल करती है, हम आपकी स्टेट को खत्म नहीं करना चाहते हैं। स्टेटस क्यू का स्टेटस है वो सभी दोनों कंट्रीज हैं वो एक्सेप्ट कर लेती हैं, जिसके साथ ही इनमें अग्रेशन कम हो जाते हैं, म्यूचुअल कोऑपरेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये कंक्लूड करती हैं नॉन अग्रेशन नो यूज ऑफ फोर्स एग्रीमेंट। अब जब वेस्ट जर्मनी एंड सोवियत यूनियन इन दोनों में अग्रेशन चल रहा है, अब हम बात कर रहे हैं नॉन अग्रेशन की, अब हम फोर्स को यूज नहीं करेंगे। जब ये एग्रीमेंट हो जाता है तो पूरे वर्ल्ड को लगता है अब थोड़े सी रिलेशंस हैं वो स्मूथ होना स्टार्ट हुए हैं, जो 1970s में होता है। एंड जो जे एग्रीमेंट था, इस एग्रीमेंट को ऐसा माना जाता है, एग्रीमेंट हैड प्रिपेयर्ड द वे फॉर द रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जब 90s में जाकर आगे जर्मनी की रीयूनिफिकेशन होती है, उसके लिए एक तरह से ग्राउंड पहले ही तैयार किया जा रहा था, तो उसमें भी 20 ईयर्स लग गए। तो सबसे पहले रीयूनिफिकेशन जर्मनी का फर्स्ट स्टेप क्या माना जा सकता है? मॉस्को बोन एग्रीमेंट माना जाता है। और उसके बाद बर्लिन एग्रीमेंट होता है 1971 में। तो जे मॉस्को बोन एग्रीमेंट, इसकी कैपिटल जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। तो बर्लिन में बर्लिन एग्रीमेंट, बर्लिन में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी, बर्लिन ब्लॉकेड रशिया के द्वारा हो जाता है, एयरलिफ्ट यूएसए के द्वारा हो जाती है। एंड इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा पीक पर वॉर चली जाती है। अब जब मॉस्को बोन एग्रीमेंट है जी सक्सेसफुल रहता है, अब एक नई होप थी कि अब बर्लिन का इशू है हम इस कन्फ्लिक्ट को भी सोल्व कर दे। तो लॉन्ग डिस्कशन के बाद, बहुत से एफर्ट्स के बाद सितंबर 1971 में बर्लिन एग्रीमेंट होता है, जिसमें कुछ जो स्ट्रेन्स हैं उनमें रिलीफ मिलती है। तो आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन फोर पावर एग्रीमेंट, फोर पावर एग्रीमेंट क्यों कहते हैं? बर्लिन है, बर्लिन पर 4
कंट्रीज थी इसका राज चल रहा था, जिसमें यूएसए, सोवियत यूनियन, यूके एंड फ्रांस था। तो इसमें बर्लिन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, इसीलिए 4 पावर एग्रीमेंट साइन किया जाता है ऑन बर्लिन। तो ये यूएसए, सोवियत यूनियन, यूके एंड फ्रांस के द्वारा ही साइन होता है। जब बर्लिन एग्रीमेंट था, इसमें क्या किया जाता है, म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात की जाती है। इस एग्रीमेंट में कहा जाता है वी रीइस्टैब्लिश ट्रैवल कम्युनिकेशन। तो जैसे बर्लिन है, बर्लिन में कम्युनिकेशन बंद हो चुका था, ईस्ट बर्लिन, वेस्ट बर्लिन, तो एक दूसरे बर्लिन में लोग नहीं आ जा सकते थे। अब इसमें रिलीफ मिलता है कि ईस्ट बर्लिन के लोग हैं वेस्ट बर्लिन में जा सकते हैं, वेस्ट के ईस्ट में आ सकते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, गुड्स हैं वो उनके साथ ट्रेड भी कर सकते हैं। तो म्यूचुअल कोऑपरेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड दे डिसाइडेड टू मेंटेन स्टेटस क्यू। तो इसमें हम एक दूसरे की बाउंड्री में, एक दूसरे के इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस बंद कर देंगे, तो इंटरवेंशन बंद हो जाती है। बर्लिन एग्रीमेंट, तो जो मॉस्को बोन एग्रीमेंट है, बर्लिन एग्रीमेंट है, जो जर्मनी है, जर्मनी पर जब दोनों ही सोवियत यूनियन एंड यूएसए है, ये दोनों ने इसको बहुत बड़ा एक बैटल ग्राउंड बनाया था। अब इसमें क्या होने लगा, इसमें रिलैक्सेशन होने लगी, इसके रिलेशन स्मूथ होने लगे हैं। तो इस तरह यूएसए एंड सोवियत यूनियन का जो एक बैटल ग्राउंड था उसमें पीस क्रिएट होने लगा। तो अब इसमें पीस हो रहा है, तो हम इस इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या कहेंगे, डेटॉन्ट अमर्स हो रहा है। तो इस तरह मॉस्को बोन एग्रीमेंट एंड बर्लिन एग्रीमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट बन जाते हैं। एंड 1970 का पीरियड एक इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत अच्छा पीरियड था। इसमें सिर्फ जर्मनी के इशू ही सॉल्व नहीं हो रहे थे, बल्कि अदर्स जो नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया एग्रीमेंट है वो हो जाता है। जो कोरियन वॉर थी, कोरियन वॉर में बहुत ज़्यादा रिलेशंस हैं और भी खराब हो जाते हैं। यूएसए एंड सोवियत यूनियन है जो दोनों ही नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया को सपोर्ट करते हैं। यूएसए साउथ कोरिया को सपोर्ट करते हैं, सोवियत यूनियन है जो नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है। अब इसमें डिवीजन फिर से हो जाती है नॉर्थ एंड साउथ कोरिया में। तो अब नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया में एग्रीमेंट हो जाता है, जे भी अपनी वॉर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो दोनों एग्रीड हो जाते हैं टू वर्क फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ देयर रिलेशन। अब जो हमारी वॉर चल रही है, हम इस वॉर को ख़त्म कर कर हमारे जो रिलेशन है इसको नॉर्मलाइज करते हैं। एक अच्छी नेबरिंग कंट्री की तरह हम रहना स्टार्ट करेंगे। हम ट्रेड है, कम्युनिकेशन है वो इंक्रीज करेंगे, हमारा म्यूचुअल कोऑपरेशन है वो इंक्रीज होगा। आल्सो प्रमोट म्यूचुअल कोऑपरेशन ट्रेड। इस तरह नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया जी भी क्या हो जाता है, पीस को क्रिएट कर लेता है। तो जहां जहां पर सोवियत यूनियन एंड यूएसए वॉर कर रहे थे, इन कंट्री का सहारा लेकर जे क्या हो रहे थे, वॉर में इन्वॉल्व हो रहे थे। जिन कंट्री के सहारे वॉर में इन्वॉल्व हो रहे थे, एक दूसरे को डाउन दिखा रहे थे, अब वो ही कंट्रीज हैं इनमें पीस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। जो इनको सपोर्ट करने वाली कंट्रीज हैं वो क्या होगी, अब अकेली होगी। यूएसए एंड सोवियत यूनियन अब जे अकेले हो जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, पीस क्रिएट हो जाती है। उसके बाद ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी एग्रीमेंट। तो अब जर्मनी में भी एग्रीमेंट हो जाता है इन 1972 में। तो अब ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी इन दोनों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इन दोनों में अलग अलग गवर्नमेंट चल रही होती है। एक होता है फेडरल रिपब्लिक, एक होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसको हम ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी कह रहे हैं। अब इन दोनों में भी डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा था, क्योंकि जर्मनी की वैसे तो डिवीजन हो चुके हैं ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी, लेकिन फिर भी डिस्प्यूट है, कन्फ्लिक्शन है, वो चलती जा रही है। अब इस एग्रीमेंट के थ्रू क्या होता है, जी दोनों ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी एक दूसरे को सेपरेट नेशन है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। बोथ रिकग्नाइज्ड ईच अदर एज सॉवरेन स्टेट। अब हम ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी को सॉवरेन स्टेट कहता है, वेस्ट जर्मनी ईस्ट जर्मनी को सॉवरेन स्टेट कहने लग जाता है। इससे पहले क्या था, ईस्ट जर्मनी कहता था वेस्ट जर्मनी हमारी टेरिटरी है, वेस्ट जर्मनी कहता था ईस्ट जर्मनी हमारी ही टेरिटरी है। तो अब जी कन्फ्लिक्शन अब क्या हो गई, जे सॉल्व हो गई। एक एग्रीमेंट होता है 1972 में, जिनमें दोनों सॉवरेन स्टेट की तरह एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं।
एंड यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली होती है, इसके 28th सेशन में जो दोनों नेशन पार्टिसिपेट करते हैं एज अ सेपरेट नेशन, तो इसमें रिलेशन है वो स्मूथ होने स्टार्ट हो गए, एक दूसरे को सॉवरन स्टेट्स हैं वो मानने लग जाते हैं। अब जे नेबरिंग कंट्री की तरह म्यूचुअल ट्रेड है, कोऑपरेशन है, इनको इंक्रीज करने में बिलीव करना स्टार्ट कर देती है। एंड उसके बाद बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें जर्मनी है, जर्मनी की यूनिफिकेशन के लिए, डिटॉन्ट के लिए पूरे की पूरी रिस्पॉन्सिबल है, जो रिलेशंस को स्मूथ बनाने के लिए वर्क करती है, जिसको हम हेलेंस्की कॉन्फ्रेंस कहते हैं। हेलेंस्की क्या है, एक फिनलैंड की प्लेस होती है, वहां पर कॉन्फ्रेंस होती है 1973 में एंड हेलेंस्की एग्रीमेंट होते हैं 1975 में, जिससे इंटरनेशनल पीस है वो अमर्ज होनी स्टार्ट हो जाती है। जो हेलेंस्की कॉन्फ्रेंस है 1973 में होती है, इसका पर्पस क्या था, ऑन द डिस्कशन ऑफ इश्यू ऑफ यूरोपियन सिक्योरिटी। अब यूरोपियन कंट्रीज हैं वो वरी होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब हम यूरोपियन यूनियन देखते हैं तो अगर उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जैसे इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंक्रीज करते हैं, फिर सिक्योरिटी कोऑपरेशन है वो इंक्रीज कर देते हैं, इस तरह उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज हैं इनको साथ मिलाना स्टार्ट कर दिया। अब वो कहते हैं अगर वॉर हो रही है इंटरनेशनल रिलेशंस में, मीनिंग यूएसए एंड सोवियत यूनियन की वॉर में हमको इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि फर्स्ट वॉर सेकंड वॉर से यूरोप है इसको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ है, जो इसकी प्रेस्टीज थी वो खत्म हो गई थी। अब ये चाहते थे हमारी पुरानी प्रेस्टीज है वापस आ जाए, इसलिए यूरोपियन कंट्रीज हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए काम करना स्टार्ट कर देती हैं ऑन द इश्यू ऑफ यूरोपियन सिक्योरिटी। हेलेंस्की कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें यूरोपियन कंट्रीज सभी की सभी कंट्रीज को बुलाया जाता है, चाहे वो कम्युनिस्ट कंट्री हो चाहे नॉन कम्युनिस्ट हो, तो सभी के सभी पार्टिसिपेट करते हैं और सभी एक वॉइस में ये कहते हैं हमको यूरोप की जो सिक्योरिटी है इसको इंक्रीज करना चाहिए, हमको अग्रेशन नहीं दिखाना है, हमको फोर्स को यूज नहीं करना है। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें इस कॉन्फ्रेंस में होती है। अब सिर्फ जो कॉन्फ्रेंस होकर खत्म नहीं होगी, हम वहां पर जाते हैं, बातें कर कर आ जाते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन चलती जाती है, इसके लिए प्लेटफॉर्म कॉन्फ्रेंस में तैयार हुआ था, आगे वर्क होता जाता है, जिसका रिजल्ट निकलता है हेलेंस्की एग्रीमेंट इन 1975 जो फाइनली हो जाता है, जिसमें 34 यूरोपियन नेशन थे, जिसमें से 33 यूरोपियन नेशंस हैं वो इंक्लूड होते हैं। इसमें एक यूरोपियन नेशन अल्बानिया है वो इंक्लूड नहीं होता है, वो 91 में इस काउंसिल का मेंबर बनता है, लेकिन 33 यूरोपियन नेशन, यूएसए एंड कनाडा, तो जी सभी 35 कंट्रीज हैं वो हेलेंस्की एग्रीमेंट है वो साइन कर देती हैं, जिसमें वो एग्री हो जाती हैं टू वर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन। हम आपस में मिलकर इकोनॉमिक मिलिट्री कोऑपरेशन है इसको इंक्रीज करेंगे, हम फोर्स को यूज नहीं करेंगे, हम एक दूसरे की सॉवरेंटी है इसको प्रिजर्व करेंगे, हम किसी भी कंट्री की इंटरनल मैटर्स हैं इनमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इस तरह की पॉलिसीज अपनाई जाती हैं, जिससे क्या है एक तरह से यूरोपियन यूनियन है जो 93 में जाकर आगे बनता है, यूरोपियन यूनियन के लिए प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, यूरोपियन यूनियन अपना काम कर रही है, यूरोपियन कंट्री को एक साथ ला रही है, इनकी यूनिफिकेशन कर रही है जो अपने लिए ही काम करेगी, एंड इसके साथ ही इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो स्मूथ बनने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज एंड ऑफ कंबोडियन वॉर एंड वियतनाम वॉर। अब वियतनाम वॉर, कंबोडियन वॉर, ये क्या है, ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं जिसमें सोवियत यूनियन एंड यूएसए है पूरा एडवांटेज लेते हैं, आपस के डिस्प्यूट का एडवांटेज है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में लिया जाता है। कंबोडिया वॉर जिसमें सिविल वॉर होती है 1967 से लेकर 77 तक, एंड इसमें विक्ट्री हो जाती है खमेर रो की, जो सपोर्ट किया जा रहा था नॉर्थ वियतनाम में। नॉर्थ वियतनाम को कौन सपोर्ट कर रहा था, सोवियत यूनियन सपोर्ट कर रहा था, चाइना सपोर्ट कर रहा था। अब एक तरह से चाइना की विक्ट्री हो जाती है एंड फॉल ऑफ किंगडम ऑफ कंबोडिया, जिसको साउथ वियतनाम है वो सपोर्ट कर रहा था, जिसको यूएसए सपोर्ट कर रहा था। तो इस तरह इनमें जब खमेर रोक की विक्ट्री हो जाती है तो वो अपनी गवर्नमेंट है वो इसको इस्टेब्लिश कर लेते हैं। एंड इसी तरह ही वियतनाम वॉर है जो 20 ईयर्स के लिए चलती है 1955 से लेकर 75 तक, और ये खत्म हो जाती है विद द यूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम। अब नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम है ये यूनिफाई हो जाते हैं,
इसके साथ ही जो यूएसए चाहता था कि इसमें हमारी विक्ट्री हो वो भी खत्म हो जाती है। अब जो वॉर है वॉर खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है। तो 1970s के पीरियड में क्या होता है, इसमें वॉर है, कन्फ्लिक्शन है, वो खत्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं थोड़ी स्मूथ बनने शुरू हो जाते हैं। एंड इसके बिसाइड जो इम्प्रूवमेंट ऑफ म्यूचुअल रिलेशंस हैं बिटवीन यूएसए एंड चाइना ये भी होते हैं। चाइना एंड यूएसए जो ओपोनेंट माने जाते हैं, यूएसए चाइना को एक सॉवरेन स्टेट नहीं मानता है, लेकिन 1971 में अमेरिका हैड रिकॉग्नाइज्ड कम्युनिस्ट रेजिम ऑफ चाइना। तो वो चाइना को क्या मान लेता है, एक सॉवरेन स्टेट मान लेता है। और इसके साथ ही चाइना की एंट्री होती है इन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएसए है इसको परमानेंट सीट भी दे देते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। इसके पास वीटो पावर भी आ जाती है। इसका मीनिंग क्या हो गया, यूएसए एंड चाइना इन दोनों के रिलेशंस है वो इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड इसके साथ थर्ड यूरोपियन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है 1977 में, जब हेलेंस्की एग्रीमेंट होता है। अब पहले कॉन्फ्रेंस होती है 73 में, 75 में एग्रीमेंट होता है, 77 में अब थर्ड यूरोपियन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो जाती है, जिसमें वो दोबारा से यूरोप की सिक्योरिटी के इशू पर डिस्कस करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, हेल्ड इन बेलग्रेड विच स्ट्रेंथन हेलेंस्की एग्रीमेंट। दोबारा से वही पर्पस था, वही बातें थी कि हमको अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज करना है, हमको वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना है, हमको फोर्स को यूज नहीं करना है। तो ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड होती है। एंड कैंप डेविड अकॉर्ड बिटवीन इजिप्ट एंड इजराइल 1979। अब 1979 में इजिप्ट एंड इजराइल रह गए, इनके इशू हैं वो भी रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कौन करता है, यूएसए के प्रेसिडेंट, वो ही इसमें हेल्प करते हैं विद द एफर्ट्स ऑफ यूएसए प्रेसिडेंट जिम्मी कार्टर। तो जिम्मी कार्टर जो प्रेसिडेंट थे उनकी हेल्प की वजह से, उनके एफर्ट्स की वजह से, उनके सीक्रेट नेगोशिएशन की वजह से एक एग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन इजिप्ट एंड इजराइल। एंड एग्रीमेंट वाज साइंड एट डेविड कैंप। डेविड कैंप क्या है, एक प्लेस का नाम है। तो डेविड कैंप में एक एग्रीमेंट साइन होता है जो क्या है, अनदर प्लेस है। इसमें इजिप्ट एंड इजराइल में जब एग्रीमेंट हो जाता है वो दोनों एग्री हो जाते हैं म्यूचुअल कोऑपरेशन के लिए एंड नॉन यूज ऑफ अग्रेशन फोर्स। तो इस तरह इंटरनेशनल रिलेशन स्मूथ होने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड सबसे बड़ा इम्प्रूव कब आता है, जब रिलैक्सेशन हो जाती है स्ट्रेंड रिलेशंस बिटवीन द यूएसए एंड यूएसएसआर। अब मेन वॉर तो यूएसए एंड यूएसएसआर के बिटवीन में है। जो वर्ल्ड के अदर कंट्रीज हैं जो हमने अभी पढ़ी हैं, इनमें दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे होते हैं। अब इन सब नेशंस में रिलेशन स्मूथ होने लगे हैं, कन्फ्लिक्ट सॉल्व होने लगे हैं। अब यूएसए एंड यूएसएसआर है, इनके रिलेशंस खुद ही स्मूथ होने स्टार्ट हो चुके हैं, तो इनमें रिलैक्सेशन हो जाती है। मई 1972 में यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं निक्सन, वो विजिट करते हैं यूएसएसआर को विजिट करते हैं। तो इसमें जाकर वो पीस के लिए अपनी पॉलिसीज बताते हैं, एग्रीमेंट साइन होते हैं। तो एग्रीमेंट होते हैं ऑन साल्ट वन। साल्ट वन क्या था, स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक, मीनिंग जो हमारे आर्मामेंट्स है, न्यूक्लियर वॉर है, इंक्रीज हो रही है, हम इसको खत्म करना चाहिए। इसके लिए जो एग्रीमेंट करते हैं कि हमको जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इनको कम प्रोड्यूस करना है। एंड लिमिटेशन ऑन एबीएम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो बड़ी बड़ी मिसाइल्स हैं इनकी लिमिटेशंस के ऊपर टॉक होती है, एग्रीमेंट होती है, क्योंकि आर्मामेंट की रेस है वो इंक्रीज हो रही थी एंड डिसआर्मामेंट वेव है वो भी इंक्रीज हो रही थी। आर्मामेंट की रेस में कुछ कंट्रीज हैं वो ही आगे जा रही थी। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए वरीड थी, तो उन्होंने डिसआर्मामेंट की पॉलिसी को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। तो डिसआर्मामेंट की वजह से क्या होता है, जी कंट्रीज हैं वो कंट्रीज से एग्रीमेंट साइन कर लेती हैं। यूएसए के प्रेसिडेंट जब से इन दोनों के रिलेशंस खराब हुए थे, तो यूएसए के प्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम वहां पर जा रहे हैं यूएसएसआर में। अब 1973 में अब सोवियत कम्युनिस्ट है, उनके जो पार्टी के चीफ है ब्रेजनेव, वो भी क्या करते हैं, रिटर्न विजिट करते हैं यूएसए में। अब वो क्या कह गए थे, आप हमारी कंट्री में आना, मीनिंग यूएसए के प्रेसिडेंट यूएसएसआर जा रहे हैं। अब एक साल बाद यूएसएसआर के यूएसए में जा रहे हैं, तो मीनिंग रिलेशन को स्मूथ बनाने के लिए हम दोनों ही एफर्ट्स कर रहे हैं। तो वहां पर 4 एग्रीमेंट साइन होते हैं
रिसर्च इन एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, ओशनोग्राफी। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि हम अपने इकोनॉमिक सेक्टर हैं इनको डेवलप करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, ओशनोग्राफी इनको डेवलप कर रहे हैं, कल्चरल एंड साइंटिफिक एक्सचेंज है इनको इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारे रिलेशन स्मूथ हो रहे हैं। इससे बाद जब हेलेंस की कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें स्पेस है, स्पेस में जे अपने प्रोग्रेस टेक्नोलॉजी के लिए हैंडशेक करते हैं, तो इनके रिलेशन स्मूथ होने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड 1979 में सॉल्ट 2 की टॉक होती है, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जिस वजह से वो सक्सेसफुली रेटिफाई नहीं हो पाती है, जिससे रिलेशन से दोबारा से खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो प्रोग्रेस ऑफ डेटॉन थी वो डिक्लाइन कर जाती है, जिसको बहुत बड़ा सेटबैक लगता है, और इसके साथ ही न्यू पीरियड है वो अमर्ज होता है, जिसको हम न्यू कोल्ड वॉर कहते हैं। तो न्यू कोल्ड वॉर क्या है, जस्ट कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ डेटॉन, वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।